देखिए हुआ क्या है अभी, कल ही परिणाम आया है कि 3 राज्यों में विधानसभा की एक-एक सीट पर उपचुनाव हुआ। बिहार, पटना नगर के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के दतिया में और एक सीट गुजरात में। इन 3 सीटों में कहने के लिए कि सर मोदी जी जो सोच रहे हो, इन 3 सीटों में केवल गुजरात की जो एक सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। बिहार की सीट वो हार गई, मध्य प्रदेश की सीट वो हार गई। मुख्य बात यह है कि बिहार में अभी आप लगा लीजिए 10 महीने पूर्व प्रचंड बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को। 202 सीटें इनको मिली थी। विपक्षी जो पार्टी है मुख्य, वो सिमटकर 25 सीट पर आ गई थी, जबकि वो इससे पूर्व लगभग 74-75 सीटें उसके पास थी। तो विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने मटिया मेट कर दिया था। यही हाल मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में इतनी प्रचंड विजय हुई कि हम जैसे लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो ऐसा लगता था कि क्या पता कांग्रेस कुछ अच्छा करे, लेकिन वहां भी बहुमत मिला, ऐसा बहुमत मिला जिसको आप ऐतिहासिक कह सकते हैं। उसके बाद हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, दतिया क्यों हारी, बांकीपुर क्यों हारी? तो इसमें सब सर्वप्रमुख जो सीट है वो बांकीपुर है। उसके अनेकानेक कारण है। एक तो बिहार की राजधानी में है, दूसरी बात यह है कि आदरणीय पंकज जी को खूब बढ़िया से पता होगा, बिहार में परंपरा से पटना नगर में कायस्थ लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा है। कायस्थ लोग बड़ी संख्या में वहां रहते हैं। क्यों? तो पढ़ने लिखने वाला समाज रहा है, तो सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में या अन्य जो इस तरह के कार्य होते हैं पढ़ने लिखने वाले, उनमें बहुतायत थी कायस्थ जाति की। और इसीलिए आपको जो लोग संघ से परिचित हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, उनको भी ज्ञात होगा कि बिहार में जो संघ है और संघ का जो कलेवर है, संघ का जो स्वरूप है, उसमें कायस्थ जाति का एक प्रकार से बड़ा वर्चस्व रहा है। मैं एक घटना बताऊं आपको, बहुत पुरानी घटना है, मेरी आयु होगी संभवतः 10-12 वर्ष की। हमारे गांव में एक बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम था परशुराम लाल। तो मेरे दादाजी की आयु के व्यक्ति थे वो। सरकार में उन्होंने काम किया था, खूब अध्ययन किया था, पढ़ाई लिखाई की थी और साथ में संघ के बड़े पदाधिकारी थे। तो एक दिन पता नहीं उन्होंने मुझे क्या समझा और क्या देखा कि मेरे यहां आए, जब लौटने लगे तो मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा कि चलो मेरे घर। तो हमारे गांव के पश्चिम उनका घर है, वहां ले गए और एक ग्रंथ निकाला। ग्रंथ क्या था? वो पांडुलिपि थी और वो भगवान राम का जो चरित्र चित्रण है, वर्णन है रामायण में, उसी की कहिए कि एक प्रतिकृति जानकी माता जी के लिए उन्होंने लिखा था, सीता जी के लिए। मोटा ग्रंथ पांडुलिपि, उन्होंने कहा था कि इसका नाम मैं सीतायन रखने जा रहा हूं। अब पता नहीं, मैं बड़ा हुआ, मुझे ध्यान नहीं रहा और परशुराम लाल जी दिवंगत हो गए, तो मुझे नहीं पता कि वो पुस्तक प्रकाशित हुई नहीं हुई। परंतु वो रास्ते में जब मुझे ले जा रहे थे, तो ये मैं आपको बता रहा हूं 70 के दशक की घटना होगी, 70 के भी आरंभिक समय में। तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी में एक वाक्य कहा, अंग्रेजी में कहा कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल रूल ओवर दिस कंट्री। ये वाक्य था उनका। उनका अभिप्राय था जनसंघ से, उस समय जनसंघ था, कि वो एक दिन भारत पर शासन करेगा और कालांतर में ऐसा हुआ भी। तो कायस्थ जाति का बड़ा वहां पे बहुतायत रहा। इसीलिए आप देखेंगे इतिहास उठा के तो शत्रुघ्न सिन्हा कायस्थ है, वो लंबे समय से वहां जीतता रहा। अन्य लोग भी, नितिन नवीन के कारण ये जो सीट है और महत्वपूर्ण हो जाता है
नितिन नवीन 5 बार जीते, उनके पूर्व उनके पिताजी जीते, और ये पिता पुत्र दोनों संघ में बड़े जुड़े हुए थे संघ से प्रत्यक्ष रूप से। तो कास्ट का जो अनारक्षित वर्ग है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो वहां पर एक प्रकार से बहुमत में है। कहते हैं 40% से अधिक वहां पर जनरल कैटेगरी के लोग हैं। दूसरा क्या है कि चूंकि पटना राजधानी है और उसी में बांकीपुर है, तो वहां जो सामान्य शिक्षा का स्तर है या साक्षरता दर है, वो भी बिहार के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। तो वहां ये लोग जीतते रहे हैं, और विजय भी ऐसी कि लालू का जब प्रचंड राज था, जिसमें डकैती, छिनैती, अपहरण सब होता था और अगड़ी जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था रात दिन, उस समय भी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। इसका तात्पर्य यह है कि वो जो क्षेत्र था, वो एक प्रकार से नितिन नवीन और उसके पिताजी के प्रति समर्पित क्षेत्र था। अब देखिए कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा पद उनको मिल गया, और उस कारण से ये सीट खाली हो गई। सीट जब खाली हुई तो मैंने समाचार पत्रों में देखा कि किसी एक प्रत्याशी को इन्होंने टिकट देने का निर्णय लिया, और वो जो व्यक्ति था वो स्वयं भाग गया। उसने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब आप देखिए कैसे घटनाक्रम है, एक उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया। अब ये जो व्यक्ति है, कहा जाता है कि ये नितिन नवीन का कोई सहायक था। जैसे आप देखते हैं ना, बड़ा नेता होता है, उसके 10, 20, 25, 50 सहायक होते हैं। और उस व्यक्ति के विषय में बताया ये जा रहा है कि वो एक वाक्य शुद्ध रूप से नहीं बोल सकता, एक वाक्य नहीं। अर्थात उस बांकीपुर में आपने एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा कर दिया जो बांकीपुर के लिए योग्य नहीं था, और इस बीच में एक हवा चल गई कि भारतीय जनता पार्टी किसी को खड़ा कर देगी तो वो वहां से जीत जाएगा। ये सामान्य समझ थी, हम लोग की भी समझ थी, हम लोग भी नहीं मानते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी वहां से हार सकती, परंतु रिजल्ट उसका उल्टा हुआ, और इसके दो बहुत बड़े परिणाम हुए। पहला परिणाम तो यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी न केवल वहां से हार गई, वरन जो बूथ है, बूथ इनका नितिन नवीन का, उस बूथ पर भी हार गए। उसके बाद सीपी ठाकुर उसी क्षेत्र में रहते हैं, इतने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो भी अपने बूथ पर हार गई भारतीय जनता पार्टी। इसका अर्थ यह है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके अंदर कितना उबाल था, कितना आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। ये हमारे लिए विषय है, यही हमारे लिए विवेचना का विषय है। तो आप देखिए कि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी हार गई, और एक ऐसा व्यक्ति जीता, प्रशांत किशोर नामक प्राणी, जिसको दूसरा केजरीवाल, काल नेमी, कुछ भी कह सकते हैं आप। वो जो है स्ट्रेटजी बनाने वाला व्यक्ति है, उसको राजनीति से वैसे ही मतलब नहीं है, और वो 234 सीटों पर उसने पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े किए थे पिछले चुनाव में, सारे के सारे उसके प्रत्याशी हार गए। कहते हैं 90%, 95% से अधिक प्रत्याशियों की तो जमानत जब्त हो गई, और उसी राज्य में यह व्यक्ति कैसे जीत सकता है? तो हमको ये मानना चाहिए कि बांकीपुर विधानसभा के जो मतदाता हैं, उन्होंने बड़ा ही कठोर और दूरगामी संदेश दिया है। वो संदेश क्या है? संदेश यह है कि जनवरी महीने में भारत सरकार ने यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया। उसके बाद से देशव्यापी या राज्यवार, और जो विशेषकर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सोशल मीडिया आदि पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देनी आरंभ कर दी। दिल्ली के रामलीला मैदान में वो जा रहे थे प्रदर्शन करने, उनको रोका गया, लोगों को परेशान भी किया गया। ये वहां पर लोगों ने देखा। फिर ये पेपर लीक का मामला आया। तो हिंदुओं को बांटने का जो कार्य है, वो मोदी जी ने बड़े आराम से, ठंडे मन से किया। इतने ठंडे मन से किया कि हिंदुओं का जो एकजुटता थी, हिंदू एक साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे, उसी हिंदू समाज का नरेंद्र मोदी जी से, उनकी पार्टी से मोह भंग हुआ, और उन्होंने इनको एक संदेश दिया। और उस संदेश का एक और कारण है,
कारण यह है कि मात्र 34% लोगों ने वहां मतदान किया। तो जब मतदान कम होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो 66% लोग थे वो उदासीन थे, उनको लग ही नहीं रहा था कि इससे कोई अंतर पड़ने वाला है, तो उन्होंने वोट देना छोड़ दिया। 34% लोगों ने जो वोट दिया, उनमें से अधिकतम लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। इसलिए ये दोहरी पराजय है भारतीय जनता पार्टी की। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपनी सीट से हार जाना, और जिस राज्य में इतना बहुमत मिला है उसमें भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब जाना, और साथ में जैसे मैंने आरंभ में कहा कि हमारे बिहार में, विशेषकर पटना में, जो संघ की रीढ़ है वो कायस्थ जाति है, और ये संघ की बहुत बड़ी पराजय है। संघ के लोग लगता है विमुख हो गए, और इसके भी, ये जो मैं कह रहा हूं हिंदुओं को बांटना, इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण है। ये जो दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाने का जो चलन है वह इनके लिए प्राणांतक है। जिस व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया वो लगभग अनपढ़ है। वो शकुनी चौधरी का बेटा है जो लालू यादव की पार्टी में था, और यह व्यक्ति भी लालू की पार्टी में था। आपने उसको उठाकर इस प्रांत का सिंहासन सौंप दिया। किस लिए? क्योंकि वो जाति विशेष से आता है, वो कुशवाहा है, कोयरी है। लेकिन बिहार का समाज बाहर से लगता है कि बहुत जातिवादी है, लेकिन अंदर से बड़ा विवेकवान है। वो स्वीकार कर लेता सम्राट चौधरी को भी, यदि सम्राट चौधरी में कोई गुण होता। आप यदि पिछड़ों की बात करते हैं तो पिछड़ों में भी गुणवानों की कोई कमी नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में अनेक ऐसे नेता हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं और बहुत अच्छे हैं, उच्च चरित्र के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको भी आपने किनारे कर दिया। और सम्राट चौधरी, जिस पर अनेकानेक मुकदमे हैं, अनेकानेक बदमाशी की है इस व्यक्ति ने, गुंडागर्दी की है, और मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं बता रहा हूं, इसका एक वाक्य मैंने आज तक नहीं सुना है जिसको मैं आपके सामने रखूं। केवल एक वाक्य मुझे थोड़ा ध्यान में आ रहा है कि विधानसभा में इसने तेजस्वी यादव को बड़ी जोर से डांटा था, यह कहते हुए कि तुम्हारा बाप चोर है, चारा चोर है। बस इतना सुना था मैं। वो व्यक्ति क्या बोलता है, उसकी बोली में क्या दम है, उसको कोई समझ है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं वो समझिए संदेहास्पद है, संशय उत्पन्न करने वाले। और कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि इसके लिए मोदी जी ही उत्तरदायी है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि मोदी जी शीर्ष पर बैठे हुए, उन्होंने ही यूजीसी का काम कराया। क्योंकि नहीं कराते या दिखाते कि भाई जो जनरल कैटेगरी है वो हाथ है, तो उस समय आप धर्मेंद्र प्रधान से त्याग पत्र लेते तो बहुत कड़ा संदेश जाता। और आज पूरे बिहार में ये बात चर्चा चल रही है खूब जम के कि यूजीसी नोटिफिकेशन के लिए किसी एससी ने मांग नहीं की थी, किसी एसटी ने मांग नहीं की थी, किसी ओबीसी ने मांग नहीं की थी, किसी मियां ने मांग नहीं की थी, किसी ईसाई ने मांग नहीं की थी। जिस चीज की मांग ही नहीं थी उस चीज को आपने लागू कर दिया, बैठे बिठाए समाज में विभेद पैदा किया। और वो जो आपने भेदभाव पैदा किया, वो जो घाव कर दिया है आपने हिंदू समाज के अंदर, वो मिटने वाला घाव नहीं है, और उसके लिए आपको अनेक दंड मिल सकते हैं। और आपने जो ये सोचा था कि क्या विकल्प है देश में, हम ही जीतेंगे, तो ये भी आपका चकनाचूर हो गया सोचना। जब जनता समझ लेती है कि आप उनके लिए शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा किसी को भी वो जिता देगी जनता। क्योंकि जनता को आपने बहुत ज्यादा छला है। एक जन सामान्य है, एक व्यक्ति है जिसका वीडियो अभी चारों तरफ फैला हुआ है, वो कहता है कि भाई मान लीजिए आप रोड बना रहे हैं, 1 मिनट में बटन दबा के आप क्लिक करके गैस की बुकिंग कर देते हैं। वो कह रहा है कि अगर हमारा बच्चा या हम जेल में भेज दिए जाएंगे तो गैस लेकर हम क्या करेंगे, किस रोड पर हम चलेंगे। तो आपने इतना बुरा हाल कर दिया है जनरल कैटेगरी के लोगों। और ठीक यही संदेश दतिया ने आपको दिया। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता,
लेकिन उस व्यक्ति को अपमानित किया गया। और जो मोहन यादव है, वो मैं समझता हूं वो किसी काम का व्यक्ति नहीं। एक दिन मैं उसकी जीवनी देख रहा था, उसके परिवार की जीवनी। उसके परिवार में जितने लोग हैं, भाई भतीजा भतीजी जितने हैं, बच्चे बच्चे सब जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। सब के सब प्रॉपर्टी डीलर है, और सब के सब उसमें बहुत घपलेबाजी करके जमीन लेकर के, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर होता है तो कुछ भी कर देता है। और ये मकान बनाना और ये करना, ये वाला धंधा है इनका। इनमें क्या गुण देखे थे मोदी जी ने कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, और निरंतर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। दतिया जो है ग्वालियर के पास, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो सिंधिया जो है परिवार उसके इन्फ्लुएंस में है, उसके कहिए कि प्रभाव क्षेत्र में दतिया आता है। और दतिया भी संयोगवश वहां भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में, वो किसी को हरा जिता सकते हैं। इसलिए जो प्रत्याशी आया उसको वहां के लोगों ने हरा दिया। आप जानते हैं ग्वालियर में एक मिश्र जी हैं जो लंबे समय से यूजीसी और उसके पूर्व गवाई आदि के विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि सकपाल के विरुद्ध हम जैसे लोगों में लाखों करोड़ों में कैसी भावना है, और मोदी जी सकपाल को उठा करके पता नहीं सर पे लिए घूम रहे हैं। एक दो स्थान मध्य प्रदेश में ही है सकपाल से जुड़े जिसको आपने तीर्थ बना दिया है। ये सबको बुरा लगता है। आपको गाली देने वाले लोगों को आपने माफ कर दिया, आपने क्षमा कर दिया। आप इतने ठंडे हैं, इतने ठंडे हैं कि आपने ये भी नहीं सोचा कि आपको कोई गाली दे रहा है, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो जो गाली है प्रधानमंत्री के रूप में आप बैठे इसलिए दे रहा है। आप हट जाइए उस सिंहासन पर से, फिर आप क्या व्यवहार उसके साथ करते हैं ये आपका व्यक्तिगत विषय हो जाएगा। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा कर रहे हैं ना, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप कि आप इतने ठंडे हैं, इतने ठंडे हैं कि कोई आपको गाली देके चला जाएगा, आपकी मां को गाली देगा, आपकी पत्नी को गाली देगा, आप सहते चले जाएंगे। यह भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ये सहन करने योग्य नहीं है बात। और मैं आपको बताऊं ये सारे आपके समर्थक रहे हैं, घोर समर्थक रहे हैं, लेकिन आप उनकी आशाओं पर तुषारापात कर रहे हैं। आज की घटना है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जोसेफ नाम का हिंदू द्रोही ईसाई मुख्यमंत्री बना है। उसको बहुमत प्राप्त नहीं विधानसभा, लेकिन उसकी एक प्रेमिका है जिसको उदयनिधि मारन, वो दूसरा हिंदू द्रोही जो हिंदू धर्म को मलेरिया फलेरिया कहता है और कहता है कि इसको तो पूरी तरह से मिटा देना चाहिए, उसने कुछ बोल दिया। आप देखिए उस जोसेफ को की बात, जोसेफ ने पुलिस बुला करके उसको उठवा लिया। हजारों लोग थे वहां पर, पार्टी कार्यकर्ता थे, वकील थे, सबके सामने उदयनिधि को उठा लिया जो वहां के विपक्षी पार्टी का नेता है, विपक्ष का विधानसभा में। उसको उठवा लिया और चेन्नई से उठाकर उसको ले गया तंजावुर, और तंजावुर में उससे पूछताछ हो रही है। तो मैं सदा एक बात कहता हूं कि शासन उसको कहते हैं जब शासक ये मान के चलता है कि शासन मेरा आज ही भर के लिए, कल का मैं नहीं जानता, तब वो निर्णय लेता है, तब वो जूझता है, वो सोचता है ये तो क्षणभंगुर है। लेकिन मोदी जी सोचते हैं कि शासक वो जीवन भर के लिए, इसलिए वो हिसाबी है, इसलिए वो हानि लाभ का आकलन करते हैं, 24 घंटे यही धंधा करते हैं, इसीलिए कोई निर्णय नहीं ले पाते अपने विरोधियों का। क्या राहुल को ऐसे पकड़वा करके वो तिहाड़ में नहीं भेज सकते थे जो जोसेफ ने तमिलनाडु में किया है? जोसेफ में इतनी शक्ति कैसे आ गई? क्या उसको भविष्य की चिंता नहीं है? उसका तो बहुमत भी नहीं है। लेकिन जो उसके लिए अपेक्षित है, उसके स्वाभिमान पे चोट पहुंची है, वो विषैला सांप बन करके सामने वाले को डस रहा है, जो होना चाहिए। मोदी जी इतने ठंडे हैं कि यदि सर्प डस भी ले तो सर्प को पहले क्षमा करेंगे, कहा अच्छा हो, आपने अपने धर्मानुकूल कार्य किया है, आपका तो स्वभाव है, परंतु मैं आपको क्षमा करता हूं। ये मोदी जी हैं। तो ये जो दो उपचुनाव छोटी बात नहीं है,
ये बहुत कड़ा संदेश दे रहा है। और आप देखिए राजस्थान में लाखों लोग सड़क पर आ गए और यूजीसी रोल बैक का नारा दे रहे हैं। और आज शाम को मैंने देखा टेलीविजन चैनल पर आ रहा है कि राजस्थान की सरकार ने उन पर लाठियां बरसा दी। तो आप अपने लोगों को और भड़का रहे हैं, अपने लोगों को बिल्कुल भड़का रहे हैं और आप कोई काम नहीं कर पा रहे। मैंने तो कल या परसों भी ये बात कही थी कि जो संसद है उससे मुझे कोई आशा नहीं, इसलिए संसद सत्र से भी कोई आशा नहीं। इस संसद में कुछ हो ही नहीं रहा है और बड़ी हवा बनाई थी मोदी जी के समर्थकों ने, एफसीआरए कर लेंगे, ये कर, कुछ नहीं आ रहा है। ये व्यर्थ का कार्य है। पंकज जी तो बहुत बड़े विद्वान है, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ राजा कानून नहीं बनाता था। ये धंधा बेकार है और फर्जी काम है। एक से एक अनपढ़ अपराधी बेकार के लोग संसद में बैठकर कानून बनाएंगे जिनको कानून का क नहीं आता, और आप उसके लिए प्रसन्न हो रहे हैं। तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है। एफसीआरए को तो आपने जब केरल के चुनाव में ईसाइयों को प्रसन्न करने के लिए वापस ले लिया, तब से वो वापस ही हुआ। और आज मैंने देखा समाचार पत्रों में आदि में आ रहा है कि उसकी चर्चा भी नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति होती है संसद की, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष सब लोग बैठते हैं और सप्ताह भर के लिए जो कार्य होने वाले होते हैं उनका उल्लेख होता है। उनमें एफसीआरए नहीं है, उनमें परिसीमन नहीं है, उनमें महिला विधेयक नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो फिर संसद सत्र क्यों चला रहे हैं? हिंदुओं के पक्ष में कोई काम होता हुआ हम नहीं देख रहे हैं और यही देख रहे हैं कि आप कॉकरोचों से डर के आपने वो निर्णय लिए जो अक्षम्य है। और इसीलिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं अब वो समझ गए हैं कि आपको वोट देने से कोई लाभ नहीं। ये आपको संदेश दिया है। अभी भी सारे समर्थक आपसे मोह भंग उनका नहीं हुआ। इसलिए समय है कि आप चेत जाइए। बिहार के मुख्यमंत्री को उठाकर फेंक दीजिए, मोहन यादव को उठाकर फेंक दीजिए, सुयोग्य व्यक्ति को, चरित्रवान व्यक्ति को, कर्मठ व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए कि परिस्थिति में कैसा बदलाव आएगा। और ये जो आज की घटना है, कल जो परिणाम आए हैं, इसका एक जो बहुत बड़ा परिणाम है वो उत्तर प्रदेश पर आने वाला है। उत्तर प्रदेश के लिए आज की जो परिस्थिति है उसमें प्रतिदिन जीतने की जो चुनौती है वो बढ़ती जा रही है। कैसे जीतेंगे आप? यदि ऐसा वातावरण रहा तो आपके लिए बहुत ही उल्टी बात होगी। इसलिए आपको चेत जाना चाहिए और आपको वो करना चाहिए जो आपसे अपेक्षित है। और ये दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाने का जो चलन है उसको छोड़ दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी को भी खुली छूट दीजिए, उनके हाथों को मत रोकिए। दो बेकार अयोग्य उप मुख्यमंत्री आपने बिठाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जिनका कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि वो योगी आदित्यनाथ के मार्ग में रोड़ा है, लेकिन आपने बिठाया हुआ है क्योंकि आप में एक भय है। भय क्या है कि योगी आदित्यनाथ तो बहुत बलशाली हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे हम? लेकिन वो बलशाली नहीं होंगे तो आपका अस्तित्व तो उस पर संकट आ जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है जहां 80 लोकसभा की सीटें। इसलिए आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण, रोचक और चुनौतीपूर्ण होगा। हमारा ध्यान होगा उस पर, लेकिन मूल बात यही है कि धर्म से विमुख होकर धर्म को आपने बहुत क्षति पहुंचाई है। धर्मानुकूल कोई कार्य नहीं किया आपने। आज तक वर्शिप एक्ट आपने नहीं हटाया, आज तक मंदिरों को मुक्त नहीं किया, और भी कोई कार्य नहीं किया। तो आपसे क्या अपेक्षा? और ऊपर से जो अपेक्षित नहीं था, अप्रत्याशित था, वो आप उल्टा जनरल कैटेगरी के लोगों को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं। और अंततोगत्वा देखिए कि आज आरक्षण हटाओ आंदोलन तूल पकड़ रहा है और मेरा मानना है कि वो देशव्यापी आंदोलन होगा और हम लोगों का भी समर्थन होगा। और हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस आरक्षण जैसे कोढ़ पर नियंत्रण लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और अब जो मैं देख रहा हूं उससे प्रतिदिन मेरी आशा बढ़ती जा रही है और लोग भी कह रहे हैं। और सबसे जो भयानक है आरक्षण में वो ये है कि कोई मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है, तो जो SC ST है उसको पैसे ही नहीं लगते, उसको फॉर्म भरने में पैसा नहीं लगता, उसको जो वहां पे फीस होती है वो उसकी फीस नहीं लगती। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों को सब पैसा लगता है। तो प्रकारांतर से जनरल कैटेगरी के लोग सबसे अधिक टैक्स देते हैं, उसका पैसा उठाकर उसकी गाढ़ी कमाई लेकर के आप मुफ्त में बांट रहे हैं। ये कब तक चलेगा? यह असंभव है चलना। लोग इतना नहीं जानते थे।
अब ये जो आंदोलन है ये एक एक परत निकाल करके दिखा रहा है।